बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एमडीसी का कौन सा एमडीसी का जो पेपर होने वाला है, ट्रेड यूनियन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कौन सा ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। 20-30 हजार का टारगेट आपके सामने मैंने दे रखा है। अब आप कब तक पूरा कराओगे तो आप जानो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी में से जो वीडियो देख रहे हो एक एक बच्चा सब्सक्राइब कर देगा तो अपने 30 हजार के हो जाएंगे भाई। ज्यादा नहीं बचे आप तो 1.9 के मतलब 1900 ही सब्सक्राइबर कम बचे हैं। 30 हजार से कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से को प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जरूर से खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में आपको दिख सकती है, मिल सकती है। पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट को व्यापारिक संगठन ट्रेड यूनियन की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्य व महत्व की विवेचना कीजिए। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा देनी है तथा इसके उद्देश्य व महत्व के बारे में आपको बताना है। व्यापार संगठन या श्रम संघ ट्रेड यूनियन श्रमिकों का एक ऐसा स्वैच्छिक स्थायी संगठन होता है जिसका निर्माण मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक हितों की रक्षा करने हेतु किया जाता है। ट्रेड यूनियन क्या होता है भाई, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं। स्कूल कॉलेज में आपके सामने छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो आप कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन करते हो। क्यों होते हैं वो छात्र संघ के चुनाव, आपको पता है क्या? इसीलिए नहीं कि इधर घूम लो है ना, राजनीति कर लो, टेबल पीट लो उनके सामने, ऐसे नहीं होते हैं। छात्र होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनके कुछ हक होते हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटी होती है वो लगभग कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ सरकारी होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है भाई, उनके पास बहुत सी चीजें चल रही होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो ना तो प्रोफेसर कर पाते हैं, मैनेजमेंट को नहीं पता चलता है। तो छात्र संघ के जो लोग हैं, छात्र से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग, उनको उन समस्याओं से अवगत करा सकें। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से ये तो था स्कूल की छात्र संघ। उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने आप सबको पता है। उन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी लोगों को चीजें बताने के लिए बहुत सा लगता है। क्या हर व्यक्ति को चीजें पता नहीं होती है, तो वो क्या बनाते हैं, आपके सामने एक यूनियन का चुनाव कराते हैं। उस यूनियन में क्या होता है भाई, आपके सामने जैसे छात्र संघ के चुनाव होते हैं वैसे यूनियन के चुनाव होते हैं। सब कुछ लोग जो राजनीति से जुड़े रहते हैं, जिनकी कंपनी में अच्छी चलती है, वो चुनाव लड़ते हैं। और कंपनी में जो मजदूरों की जो समस्या होती है, कोई वेतन की समस्या हो गई, कोई सिक्योरिटी से संबंधित समस्या हो गई, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, कोई व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उसको अगर कोई मदद करनी है तो उसी के लिए क्या बनाई जाती है, एक ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक ट्रेड यूनियन बनाई जाती है ना। एक स्थायी संगठन होता है जिसका काम क्या होता है भाई, आपके सामने जो मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक व व्यवसायिक हितों की रक्षा करता है। क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति है, उसको आर्थिक रूप से भाई उतनी मदद नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही है, आर्थिक रूप से भाई वो व्यक्ति कमजोर है, तो पेंशन वगैरह अगर उसको नहीं मिल रही है, वेतन कम मिल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो उनको कंपनी के जो उच्च अधिकारी है उनको अवगत करा दे। सामाजिक रूप से भाई आपके सामने क्वार्टर वगैरह की कमी आ रखी है ना, या फिर आपके सामने खाना नहीं मिल रहा मेस में, तो इस प्रकार की समस्याएं और कोई व्यावसायिक हित होते हैं, उन सब की रक्षा करने के लिए श्रमिकों की क्या किया जाता है, एक यूनियन के चुनाव किए जाते हैं। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 के अनुसार कामगारों की नियुक्तियों, एम्प्लॉयर के बीच में संबंध विनियमित करने के लिए बनाया गया कोई भी संघ है। मतलब ये इसका अलग से एक नियम बना रखा है। भारतीय श्रम संघ अधिनियम बनाया 1926 में, जिसमें क्या है, कोई भी कर्मचारी होता है, उनके जो आपस में जो जितने भी जो कर्मचारी होते हैं वो सब मिलकर आपके सामने के एक संघ का निर्माण करते हैं और सभी के सभी लोग अपने जो जितनी भी चीजें होती हैं उनका रक्षा करते हैं। व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य, पहला होता है उचित मजदूरी और बोनस, श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, भत्ते और लाभ सुनिश्चित करना। क्या काम है भाई, जितने भी जो श्रमिक होते हैं ना वहां पर, उन सभी श्रमिकों को अच्छा तो वेतन मिले। क्या मिले? अच्छा तो वेतन मिले, भत्ता भी अच्छा मिले। क्या मिले? भत्ता, मतलब जो आपके सामने जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो, और लाभ भी सुनिश्चित करे। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो मजदूरों को भी मिलना चाहिए। कार्य की दशाओं में सुधार, सुरक्षित व स्वच्छ कार्यस्थल, उचित काम के घंटे व छुट्टियों को सुनिश्चित करना। क्या किया जाता है, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, क्या है, वहां पर काम करने वाले लोग उनको सुरक्षित वातावरण मिले। कैसा वातावरण मिले? सुरक्षित वातावरण मिले। समझ में आ गया? सुरक्षित वातावरण कैसा होता है भाई, आपके सामने सभी लोग आपके सामने क्या है कि भाई उनको ना जो
अक्सर क्या देखने को मिलता है कि जो कंपनियों में लोगों से काम करवाया जाता है ना, उन लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, ना तो उनके सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम होते हैं। 18 मतलब 10-10 12-12 घंटे काम करवा लिया जाता है, परमानेंट उनको रखा नहीं जाता है। समझ में आ गया? छुट्टियां नहीं दी जाती है। तो इन सब चीजों की जो उनका काम करने की जो दशा होती है उसको सही से उसमें सुधार हो, जो स्थल पे काम करते हैं वो भी सही हो। रोजगार की सुरक्षा, प्रबंधकों द्वारा उचित छटनी, ले ऑफ से बर्खास्तनियों से श्रमिकों की रक्षा करना। काफी बार कंपनियां नहीं करती कि कंपनी ने 10,000 कर्मचारियों को निकाल दिया, कंपनी ने 20,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। तो इस प्रकार की समस्याएं भी नहीं आनी चाहिए। कर्मचारियों को भाई उनके पदों से भी नहीं हटाया जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के जो ले ऑफ होते हैं इनसे भी आपके सामने क्या होती है, लोगों की रक्षा करने के लिए ये सब किया जाता है। श्रमिक कल्याण, श्रमिकों के लिए आवास, चिकित्सा, शिक्षा व मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना। क्या करना? जो श्रमिक होते हैं उनके लिए अच्छे क्वार्टर आवास बनाना, अच्छी उनको चिकित्सा प्रदान करना। क्या करना? उनको अच्छे क्वालिटी की चिकित्सा मिले, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधा मिले। किसकी? शिक्षा और मनोरंजन की सुविधा मिले। इन सब चीजों के लिए आपके सामने प्रयास करना। समझ में आ गया? अच्छी चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन वगैरह मिले आपके सामने। श्रमिक कल्याण का ध्यान रखना। मैं तो समान सौदेबाजी की शक्ति, एक अकेला श्रमिक होता है वो आपके सामने प्रबंधन के सामने कमजोर होता है। पूरी की पूरी भाई कोई एक आदमी जाकर कोई समस्या बताए, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वहीं पर अगर 50 लोग जाकर आपके सामने एक साथ उसी बात को कहे, सुनना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो क्या होता है, आपके सामने जो उच्च अधिकारी होते हैं कंपनी के अंदर, उनके बराबर भाई श्रमिकों की वैल्यू हो, उनके आपके सामने जब भाई संगठन होगा तो सभी लोग सुनते हैं, सीधी बात है। लेकिन संघ के रूप में वे प्रबंधन से समानता के स्तर पे बातचीत कर सकें। जिससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा संघ होता है इसमें सभी लोग समान स्तर पे जाकर बातचीत कर सकें, जो समान सौदेबाजी की शक्ति देखने को मिलती है। शोषण से मुक्ति, ये पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों की आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकता है। ये क्या करता है, जो अमीर होते हैं आपके सामने, जो अमीर लोग होते हैं भाई आपके सामने, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो श्रमिकों की, किनकी? श्रमिकों की आपके सामने क्या है, आर्थिक और शारीरिक शोषण ना करें। क्या नहीं करें? उनके आर्थिक और शारीरिक शोषण ना करें। उनसे बचने के लिए आपके सामने क्या है, जो पूंजीपति होते हैं उनके लिए आपके सामने उससे बचाव का भी काम करता है। समझ में आ गया? क्यों? शोषण कैसे करेंगे? तो आप देखते होंगे अधिकतर लोग काम करते हैं वहां पर उनको टाइम पर वेतन नहीं मिलता है ना, बहुत ज्यादा काम कराया जाता है ना, और काफी बार भाई अच्छी जगह भी नहीं होती काम करने के लिए। तो इस प्रकार का जो शोषण नहीं हो सके, इसीलिए यूनियन संघ बनाए जाते हैं। औद्योगिक शांति, मजबूत व्यापारिक संगठन औद्योगिक विवादों को बातचीत से सुलझाने पर मदद करता है। अब क्या होता है, काफी बार कि अगर यूनियन नहीं होते ना, वहां पर कर्मचारी तोड़फोड़ कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, इस प्रकार की समस्याएं भी नहीं होती है। समझ में आ गया? जो कर्मचारी, जो आक्रोशित कर्मचारी हैं, उसको यूनियन के लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनको समझा सकते हैं। जैसे हड़ताल व तालाबंदी की नौबत कम आती है। जिससे क्या है, हड़ताल वगैरह क्यों, यूनियन के लोग उनको समझा देंगे भाई हम बात करेंगे, आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो हड़ताल व तालाबंदी है वो कम हो जाती है, कंपनी का काम भी नहीं रुकता है और लोगों को भी सुविधाएं मिलती रहती है। राष्ट्रीय विकास, संतुष्ट व सुरक्षित श्रमिक अधिक उत्पादकता देते हैं। अगर कोई भी श्रमिक वर्ग है ना, वो संतुष्ट होगा, क्या होगा, संतुष्ट होगा और सुरक्षित भी होगा। अच्छा अगर उसको वातावरण मिलेगा तो क्या होगा, उससे उत्पादकता बढ़ती है लोगों की, जिससे अंततः देश का आर्थिक विकास होता है। जिससे क्या होता है, जो आपका जो देश होता है ना, उसका विकास होता है, उसके विकास में मदद मिलती है। निष्कर्ष, व्यापारिक संगठन केवल हड़ताल करने वाले समूह नहीं। व्यापारिक संगठन वो नहीं है जो सिर्फ हड़ताल करें, बल्कि ये औद्योगिक लोकतंत्र के अनिवार्य स्तंभ भी है। क्या होते हैं, जो हमारे लोकतंत्र है उसके लिए सबसे जरूरी पहलू भी होते हैं। श्रमिकों के सम्मान और अधिकार की गारंटी देते हैं, जिससे जो श्रमिक होते हैं उसको समान रूप से क्या मिले, अधिकार मिले, और उनको आपके सामने क्या भाई, उनकी जो चीजें होती हैं भाई, हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होते हैं। उसको एक कंपनियां हैं, ये पूंजीवादी लोग हैं, अपने मुनाफे के लिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसके लिए ये बनाए गए हैं। चलिए, व्यापारिक संगठनों के कार्यों का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से वेतन व श्रम कल्याण के संदर्भ में। भूमिका, व्यापार संगठन के मुख्य लक्ष्य जो श्रमिकों का सर्वांगीण विकास करना। अगले वाला प्रश्न है, जो व्यापारिक संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से वेतन व श्रम कल्याण के संदर्भ में। व्यापार संगठनों का मुख्य लक्ष्य श्रमिकों का सर्वांगीण विकास करना है। जितने भी जो व्यापारिक संगठन होते हैं, जितने भी जो व्यापारिक संगठन होते हैं, उनका मुख्य काम यही है कि जितने भी जो श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी जो श्रमिक वगैरह होते हैं, उनका संपूर्ण कल्याण हो, उनका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। क्या हो भाई, उन सभी लोगों का अच्छे से सर्वांगीण विकास हो, हर सापेक्ष में उनका
विकास देखने को मिले। एक सफल व मजबूत व्यापारिक संघ मुख्य रूप से दो रूप में कार्य करता है। मतलब एक सफल और अगर एक मजबूत व्यापारिक संगठन हो, कैसा भाई, आपके सामने एक अगर यूनियन है ना, उसमें अगर मजबूत नेता हो, भाई सीधी बात है, थारे कॉलेज को अगर छात्र नेता बढ़िया तो थारा 10 काम करवा देगो, नहीं कोई न्यू है, बस वही बात है। तो सफल और एक मजबूत व्यापारिक संघ होता है ना, उसके क्या काम होते हैं? लड़ाकू रक्षात्मक कार्य करता है। लड़ाकू रक्षात्मक, अगर आपके हक के लिए, मजदूर व श्रमिकों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ेगा और साथ के साथ कल्याणकारी और भ्रातृत्व कार्य भी करेगा, साथ के साथ आपके कल्याण के भी काम करवाएगा, कंपनी का भी भाई उसमें फायदा होता है, और आपके सामने आप सब लोगों की भाईचारे के लिए वो लड़ाई भी, भाई अगर उसको लड़नी पड़े अगर कंपनी के खिलाफ, है ना, तो वो भी उस चीज के लिए लड़ाई भी लड़ता है। पहला पॉइंट होता है रक्षात्मक और उग्र कार्य। कैसे होते हैं रक्षात्मक और उग्र कार्य? इन कार्यों का उद्देश्य प्रबंधन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। रक्षात्मक या उग्र कार्य क्या होते हैं? जो भी कार्य किए जाते हैं उसका उद्देश्य, जो पूरा प्रबंधन होता है उसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? जो श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? उनके अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का काम होता है। पहला पॉइंट है वेतन और भत्ते। ये ट्रेड यूनियन का सबसे प्रमुख काम होता है। जो ट्रेड यूनियन होती है उनका सबसे प्रमुख काम क्या होता है? उनके जो भत्ते वगैरह होते हैं ना, उनको समय पर उनको दिया जाए। क्या दिया जाए? उनके ट्रेड व जो उनके ट्रेड यूनियन के जो सबसे प्रमुख काम होते हैं भाई भत्ते, वेतन टाइम पर मिले। कोई आदमी काम क्यों करता है? क्योंकि भाई उसको टाइम पर वेतन मिलेगा, है ना। तो काफी बार क्या करते हैं भाई, कंपनी वाले वेतन खा जाते हैं लोगों का, देते ही नहीं है, तो वो उनको समय पर दिलाए। और समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, क्यों? महंगाई बढ़ती है तो बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। यूनियन महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ाने, समय पर बोनस दिलाने और न्यूनतम वेतन का कानून लागू करवाने के प्रबंधन पर दबाव डालता है। यूनियन महंगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ाने और बोनस दिलाने का भी काम करता है कि भाई जो यूनियन होते हैं ना, उसको जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से उनको भाई वेतन भी बढ़े और उनको भत्ते वगैरह भी मिले। साथ के साथ काफी लोग क्या करते हैं, जो पुराने कर्मचारी होते हैं ना उनको तो सारे हक मिलते हैं, लेकिन जो नए कर्मचारियों की जो भर्ती होती है ना, उनमें उन लोगों को क्या ना तो भत्ते देते हैं अच्छे से, ना उनको न्यूनतम वेतन देते हैं। सरकार के द्वारा 10,000 15,000 जितना न्यूनतम वेतन लागू किया गया वो न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया? तो न्यूनतम वेतन का जो कानून लगाने का भी प्रबंधन पे प्रभाव डालते हैं। कार्य की दशाएं। कारखानों में उचित वेंटिलेशन, प्रकाश सुरक्षा उपकरण, मशीन गार्ड और पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। क्या करना? जो अलग अलग प्रकार के कारखाने होते हैं उसमें अच्छे से हवा आए जाए, उसके लिए उचित वेंटिलेशन लगाना, प्रकाश करना, प्रकाश की जो रोशनी वगैरह आए उसकी, और जो मशीन वगैरह जो लगाए जाते हैं और पीने की जो पानी होती है इन सब की व्यवस्था करना। सब काम अच्छे से किए जाए भाई, क्योंकि भाई कोई भी मजदूर है वो इंसान ही है, उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके लिए जो कहीं पर काम कर रहा है वहां पर अच्छे से हवा आए। गर्मियों के महीने में कूलर, अगर कूलर की व्यवस्था हो तो कूलर, पंखे की व्यवस्था हो तो पंखा, एसी की जरूरत हो तो वहां पर एसी। समझ में आ गया? लाइट का आना जाना भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि बंद कमरे में बेचारे से काम करवाए जा रहे हो। लाइट, सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए, सुरक्षा उपकरण भी होने चाहिए। काफी बार क्या है, बहुत हैवी मशीन के साथ काम किया जाता है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी उपकरण होने चाहिए। और पीने के पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पानी को आपके सामने भाई पिए जिससे उनको बीमारी ना हो। विरोध प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर सामूहिक सौदेबाजी करना और जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण हड़ताल या घेराव की योजना करना। क्या करना आपके सामने? अगर मांग पूरी नहीं हो तो सौदेबाजी करना। भाई सौदेबाजी करना भी जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं हो तो कंपनी वाले तो ऐसे तो मानेंगे नहीं एक बार कहने पर, तो उनके साथ टेबल से टेबल बजाकर बात करेगी, भाई पैसा बढ़ाओ, नहीं कंपनी का हड़ताल करते हैं, है ना। और जरूरत पड़ने पर भाई शांतिपूर्ण हड़ताल भी करने पड़े। काफी बार क्या है भाई, जो कंपनी वाले मानते नहीं है, कौन अपनी जेब से पैसा देना चाहता है, तो काफी बार हड़ताल भी करनी पड़ती है। कल्याणकारी या भ्रातृत्व कार्य। इन कार्यों का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर व मनोबल को ऊंचा करना है। तो कल्याणकारी और भ्रातृत्व कार्य यही है, आपके सामने जो श्रमिक होते हैं ना उनके जीवन स्तर आगे बढ़े, है ना, और उनका मनोबल अच्छा रहे। क्या रहे? उनका मोटिवेशन अच्छा रहे। उसके लिए आपके सामने क्या है, काफी बार कल्याणकारी काम भी किए जाते हैं, जैसे आर्थिक सहायता करना। अब यूनियन के आप अध्यक्ष बन गए तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कंपनी से लड़ते रहोगे। भाई जो कंपनी में जो श्रमिक लोग हैं उनको भी अगर कभी जरूरत पड़ी आपकी तो उनको साथ भी आपको देना होता है। कैसे? बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु और बेरोजगारी के समय यूनियन अपने फंड से श्रमिकों और उनके परिवारों की आर्थिक मदद देता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति बीमार हो गया,
किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई या बेरोजगारी हो गई, मतलब कोई भी इंसान भाई काफी आकस्मिक मृत्यु हो गई, कंपनी में काम करते करते में डेथ हो गई, कोई बीमारी से हो गई, है ना, बेरोजगार हो गया भाई, कंपनी से निकाल दिया गया, तो यूनियन का जो फंड होता है उससे श्रमिक होते हैं उनके परिवारों की मदद करना। काफी बार क्या कोई पुराना कर्मचारी था, उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था भाई, उसके बच्चे वगैरह की शादी है तो उसको शादी वगैरह में हेल्प करती। तो यूनियन वगैरह का जो फंड होता है उसमें कुछ जो लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, श्रमिक आपके यहाँ पर काम करते हैं, उनकी आप यूनियन फंड से मदद भी कर सकते हो। शिक्षा और प्रशिक्षण, श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलना। अगर आपकी यूनियन अच्छी है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्या करोगे भाई, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोल सकते हो। क्या करो भाई, स्कूल वगैरह खोलो, ताकि आपके सामने कुछ ऐसा श्रमिक है जो अभी नए लगे हैं या फिर उनकी जितना वेतन ज्यादा नहीं है, जो अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो उन बच्चों को उन स्कूल में पढ़ा सके। पुस्तकालय बनाना, क्या करना, उनके लिए पुस्तकालय बनाए जाए, है ना, ताकि बच्चे या श्रमिक भी, अगर जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, वो वहां से आपके सामने अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे। और श्रमिकों के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना। समझ में आ गया? तो ये सब कार्य किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य और मनोरंजन, औषधालय चलाना, खेलकूद का आयोजन करना, श्रमिकों को शराब जैसी बुरी चीजों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, जो कर्मचारी हैं उनको भी उनके लिए समझा सकते हो कि भाई आपको जीवन में बेहतर होने के लिए क्या क्या काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो ताकि और बढ़ो, है ना। खेल कूद का आयोजन करवा सकते हो, जिससे जो श्रमिक वर्ग होता है उनके बीच में भी आपस में संबंध अच्छे रहे, उनकी मतलब जो शराब वगैरह पीने की जो आदत होती है उसको भी नशा मुक्ति केंद्र वगैरह चलाकर छुटवा सकते हो, जिससे उनका परिवार भी सुखी रहे और उनका जीवन भी सुखी रहे। वेतन में वृद्धि जो श्रमिकों की आर्थिक जरूरत को पूरी करती है। वेतन में वृद्धि होती है वो भाई क्या क्या होता है, उससे कोई भी व्यक्ति उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती है। कौन सी? जो पैसे की जो जरूरत होती है ना, वो आर्थिक जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन कल्याणकारी करने के लिए कल्याणकारी उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन उनके लिए जो काम किए जाते हैं, जो उनके लिए बेहतर काम करते हो, वो उनके सामाजिक जीवन को, उनका जो जीवन होता है उसको बढ़िया बनाता है। एक आदर्श ट्रेड यूनियन इन दोनों के बीच में काम करता है। तो आपको उनके आर्थिक जीवन को भी बढ़िया बनाना और उनके सामाजिक जीवन को भी बढ़िया बनाना, दोनों के लिए काम करना है। आपको इस प्रकार से काम करना है कि कंपनी का भी फायदा है भाई, आपके जो श्रमिक वर्ग हैं उनका भी फायदा। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और महत्व को स्पष्ट दीजिए। किसके बारे में? इंडस्ट्रियल संबंध क्या होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। औद्योगिक संबंध, आईआर, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान इंडस्ट्री में नियोक्ता, प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच में संबंध का अध्ययन होता है। क्या होता है औद्योगिक संबंध? क्या होता है? किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ता, प्रबंधन व कर्मचारियों के बीच में जो संबंध होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन देखने को मिलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें श्रमिक, प्रबंधकों और सरकार के बीच में होने वाले सभी प्रकार के संपर्क, विवाद व समझौते शामिल है। तो यही है भाई, कंपनी में काम करेंगे तो दो लोगों में लड़ाई भी होगी, दो लोगों में अच्छे संबंध भी होंगे, दो लोगों को वेतन, जो कंपनी है वो उनसे भाई काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी कराएगी, उसके बदले उसको कितना वेतन देना है, कितनी बढ़ोतरी करी जाएगी, उन सब चीजों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होते हैं। तो भाई दो लोगों के बीच में चाहे संपर्क हो गया, चाहे विवाद हो गया, चाहे समझौते हो गए, सबके सबको किसके नाम से जाना जाता है? औद्योगिक संबंध या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक संबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ आईआर, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। यह मुख्य रूप से 3 संबंधों पर आधारित होता है। औद्योगिक जो संबंध होते हैं ना, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है, मतलब इसका बहुत बड़ा दायरा होता है और इसके 3 संबंध होते हैं। पहला होता है श्रम प्रबंधन संबंध, जो मजदूर हो गए और प्रबंधन करने वाले लोगों के बीच में संबंध। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में सीधा संबंध, जैसे वेतन, छुट्टियां और कार्य दिशाओं से लेकर, मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो कंपनी है, उन लोगों के बीच में सीधा संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? सीधा का सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे कितने उनको वेतन मिलेंगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगे, कितना उनको कार्य करने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो सारा का सारा आपके सामने होना चाहिए भाई। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में सीधा संबंध होता है। किस किस चीज को लेकर? कंपनी और श्रमिकों के बीच में सीधा संबंध किस चीज को लेकर होता है? कितना वेतन मिलेगा, कितनी छुट्टियां देंगे आपको, और कार्य करने के लिए कैसी जगह होगी, है ना, कौन कौन सी मशीनें मिलेंगी, है ना, कितना आपको सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाएगा। ये सब चीजें श्रम और प्रबंधन, मैनेजमेंट
और आपके सामने लेबर के बीच में रिलेशनशिप होता है। पहली समझ में आ गई। दूसरी होती है संगठनात्मक संबंध। प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के बीच में संबंधों और सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रक्रिया। मतलब जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है और जो ट्रेड यूनियन होती है, इनके बीच में जो संबंध देखने को मिलते हैं, सामूहिक सौदेबाजी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आपस में जो सौदेबाजी देखने को मिलती है, इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। भाई किसी का वेतन बढ़ाना है, किसी के आपके सामने भत्ते बढ़ाने हैं, तो इस सब चीजों के बीच में संगठनात्मक मतलब जो मैनेजमेंट रिलेशंस बोला जाता है ना। एक तरफ प्रबंधन है, मैनेजमेंट है कंपनी का, दूसरी तरफ श्रमिकों का जो मैनेजमेंट होता है, यूनियन होती है, उन दोनों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उसको संगठनात्मक संबंध के नाम से जाना जाता है। सरकार की क्या भूमिका होती है? राज्य या सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानून, मतलब जो लेबर लॉ होते हैं, क्या होते हैं? जो लेबर लॉ होते हैं, औद्योगिक ट्रिब्यूनल हो गए, और विवादों को सुलझाने के लिए जो सरकारी तंत्र होता है, ट्रिपटाइट सिस्टम होता है। मतलब राज्य और जो सरकार होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है? लेबर लॉ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लेबर लॉ बनाया जाता है। श्रमिकों के कानून बनाए जाते हैं। औद्योगिक ट्रिब्यूनल होते हैं, औद्योगिक ट्रिब्यूनल के इंडस्ट्रियल जो क्या होते हैं, कोर्ट वगैरह होते हैं, और विवादों को समझाने के जो सरकारी तंत्र होता है, क्या होता है? जो सरकारी तंत्र होता है आपके सामने, वो सभी लोग काम करते हैं। मतलब एक तरफ कंपनी का मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ है सरकार, उसको सरकार की भूमिका कहा जाती है। अब सरकार क्या करती है? दो कंपनियों में बीच में विवाद हो गया तो सरकारी कोर्ट होते हैं भाई, वो उनके विवादों को निपटाते हैं। काफी बार क्या श्रमिक होते हैं, वो कंपनी के खिलाफ केस कर देते हैं, तो उनको भी निपटना पड़ता है। काफी बार क्या है, कुछ न्यूनतम वेतन कितना देना है उसके लिए सरकार कानून बनाती है। कैसी औद्योगिक आपके सामने जो श्रमिक है उनको कैसे जगह होनी चाहिए काम करने के लिए, उसके लिए भी सरकार कानून बनाती है। तो एक तरफ कंपनियां हैं, उनका भी नुकसान नहीं हो, और जो श्रमिक है उनके हितों का भी नुकसान नहीं हो, दोनों का काम चीजों का ध्यान रखती है कौन? सरकार। तो जो सरकार से संबंधित जो रिश्ते होते हैं कंपनियों के मैनेजमेंट के, उसको सरकारी रिश्ते के नाम से जाना जाता है। तो तीन रिश्ते होते हैं भाई, एक तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, दूसरा संगठन मैनेजमेंट के बीच में, और तीसरा गवर्नमेंट के बीच में। औद्योगिक संबंधों का क्या महत्व होता है? पहला होता है निर्बाध उत्पादन, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। अच्छे औद्योगिक संबंधों से कारखाने में हड़ताल या तालाबंदी नहीं होती है। मतलब अगर अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे, मतलब कंपनी में जो श्रमिक काम करने वाले हैं, अगर उनके लिए आपके सामने क्या है, अगर उनके रिश्ते अन्य लोगों के साथ अच्छे होंगे, तो ना तो कभी हड़ताल देखने को मिलती है, ना कभी तालाबंदी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? ना तो हड़ताल होगी, ना तालाबंदी होगी, कोई सा ही काम नहीं होगा, जिससे उत्पादन का पहिया लगातार चलता रहता है। जिससे क्या होता है? लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, और कंपनी में प्रोडक्शन होगा तभी पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी भाई आपके सामने श्रमिकों के भी फायदा होगा, तभी कंपनी के फायदा होगा। कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल। जब प्रबंधन श्रमिकों की बात सुनती है तो श्रमिकों का मनोबल व कार्य करने के प्रति निष्ठा बढ़ती है। भाई जब जो मैनेजमेंट होता है, क्या होता है? जब मैनेजमेंट है, जब वो श्रमिकों की बात सुनेगा, क्या करेगा? जब मैनेजमेंट होता है, जब वो वहां पर लेबर काम कर रही है, कौन काम कर रही है? जो लेबर काम कर रही है, अगर उनकी बात सुनेगा तो श्रमिकों का मनोबल, उनका भी काम करने का मन करेगा। क्या करेगा? उनका भी काम करने का मन करेगा, और उनके भी कार्य करने के प्रति निष्ठा बढ़ती है। क्या होती है? उनका भी काम करने पे मन लगता है। औद्योगिक शांति और लोकतंत्र, ये विवादों को आपसी से सुलझाने का मंच प्रदान करता है। औद्योगिक शांति क्या करती है? कोई भी दो लोग हैं, उनके बीच में जो विवाद होता है, उनको विवाद को बातचीत से सुलझाने में मदद करता है। ट्रेड यूनियन क्या करती है? ट्रेड यूनियन हो गई, या फिर जो कंपनी है वो अगर कर्मचारियों की बात सुन ले, है ना, या सरकार का आपके सामने अगर जो कंपनी है उनके साथ अगर कोई विवाद चल रहा है, तो अगर एक मंच पर आकर, देखो सीधी बात है, दो आदमी में लड़ाई हुआ है, आपस में बैठ के सुलझा लें तो कोई तो होडी को नहीं हुआ, को नहीं हुआ ना, कोर्ट कचहरी में तो नुकसान ही है लोगों को। तो वही बात है, अगर आपस में विवादों को अगर वो बातचीत से सुलझा लेते हैं तो इससे क्या होता है? किसी का नुकसान नहीं होता, दोनों का फायदा हो जाता है। आर्थिक विकास, शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण में विदेशी निवेश भी देखने को मिलता है। भाई एक बात बताओ, अगर आपको कोई कंपनी में निवेश करना है तो आप वहां पर करोगे जहां पर तीसरे दिन हड़ताल, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं? नहीं करोगे। आपको पता है, पता नहीं कल बंद होती है, आज बंद हो जाए, श्रमिक काम नहीं करते हैं, अच्छे से चल नहीं रहा है, प्रॉफिट में नहीं है। आप वहां पे करोगे जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जहां पर सरकार है वो भी उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ना, अच्छी कंपनी में सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी जगह।
तो इसीलिए क्या है, अगर अच्छा औद्योगिक वातावरण देंगे, चाहे सरकार दे चाहे श्रमिक दे, तो विदेश से भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है, जिससे तेज देश में विकास होता है। भाई विदेश से जो कोई पैसा आता है ना भारत में, तो उसका बहुत फायदा होता है, उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा आर्थिक विकास देखने को मिलता है। स्वस्थ औद्योगिक संबंध एक टू वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। अगर अपन बात करें एक स्वस्थ जो औद्योगिक संबंध होते हैं, उसे टू वे ट्रैफिक होता है, प्रबंधन की तानाशाही को रोकता है। अगर आपके सामने अच्छे रिलेशन होंगे मैनेजमेंट के पूरी कंपनी के साथ, तो इससे श्रमिकों को भी फायदा है और काम करने वालों को भी फायदा है। जिम्मेदारी का एहसास कराकर संगठन की सफलता की ओर ले जाता है। अगर सभी लोग अच्छे से काम करें, संगठन अच्छे से काम करेगा, तो सभी लोगों का इसमें फायदा है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है और इस प्रक्रिया व सिद्धांतों की वर्णन कीजिए। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इस प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके सिद्धांत कैसे काम करते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं भाई। सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है, मतलब दोनों पक्ष से काम करने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है सामूहिक सौदेबाजी, दोनों तरफ से आपके सामने काम करती है, जिसमें प्रबंधन के प्रतिनिधि और श्रमिकों के प्रतिनिधि, मतलब एक तरफ आपके सामने जो मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दूसरे आपके सामने जो कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उसके प्रतिनिधि होते हैं। एक तरफ तो कंपनी का जो सीईओ बॉस जो उनको सब संभालने वाला वो होते हैं, दूसरी तरफ जो यूनियन होती है श्रमिकों की हक की बात रखने वाले व्यक्ति होते हैं। दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठकर रोजगार की शर्तें, मतलब कि भाई हम श्रमिक तभी काम करेंगे जब हमारा वेतन है वो अच्छा होगा, काम के घंटे अच्छे होंगे और हमें अच्छा भत्ते मिलेंगे। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों पर कि वेतन है, काम के घंटे हो गए, भत्ते वगैरह पर आपके अगर मेरे को अच्छे से मिलेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से काम करेंगे। पर सौदेबाजी बातचीत करता है। इसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष, अदालत या सरकार के हस्तक्षेप के बिना आपसी समझौते तक पहुंचना है। इसका काम यही है कि ना तो कोई अदालत या सरकार है उनके बीच में कोई हस्तक्षेप हो, मतलब इनके बीच में सरकार है और आपके सामने जो अदालत है, या आपके सामने क्या हो, इनके पास सरकार नहीं जाए, मतलब कंपनी है उसको ना तो गवर्नमेंट की कंपनी हो गई चाहे श्रमिक हो गए, ना तो उनको कोर्ट में जाना पड़े, ना उनको सरकार की शरण लेने पड़े, आपस में एक मंच पर बैठ कर क्या दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कई व्यवस्थित चरणों से होकर गुजरती है, मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है ये एक चरण से नहीं, कई अनेक चरण से होकर गुजरती है। पहले तैयारी, दोनों पक्ष प्रबंधन और यूनियन अपनी अपनी मांगों का मसौदा तैयार करते हैं। पहले क्या करते हैं, चाहे कोई यूनियन हो गई, चाहे कोई आपके सामने मैनेजमेंट हो गया, क्या हो गया, चाहे कोई मैनेजमेंट हो गया चाहे यूनियन हो गया, दोनों की अपनी अपनी मांग, मतलब भाई उनकी मांग क्या है, सबसे जरूरी पहलू तो यही है कि दोनों की मांग क्या है, उसका मसौदा तैयार करेंगे कि भाई मैं ये करवाना है। और संबंधित आंकड़े जुटाते हैं, क्या जुटाते हैं, डाटा जुटाते हैं कि भाई वेतन बढ़ाना चाहिए, तो इतनी महंगाई बढ़ रही है तो इतना वेतन बढ़ाना चाहिए। कंपनी वाले कहेंगे कि भाई जैसे यूनियन वाले मांग कर रहे हैं कि हमारा 20% वेतन बढ़ा दो, तो कंपनी वाले कहेंगे कि भाई इतना तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं है, हम तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10% बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपके सामने चाहे यूनियन हो गई चाहे कंपनी हो गई, वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कि हमें कंपनी के सामने मांग क्या रखनी है, यूनियन वाले। समझ में आ गई? सरकार ये जो कंपनी में काम करने वाले ये देखेंगे कि वो यूनियन वाले क्या मांग रख सकते हैं और हमें उनको कैसा जवाब देना है। प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डिस्कशन और प्रपोजल, दोनों पक्ष की बातचीत को मेज पर अपने अपने प्रस्ताव तर्क एक दूसरे के सामने रखना। दोनों पक्ष होंगे, क्या होते हैं, चाहे मैनेजमेंट का पक्ष हो गया चाहे इधर से कंपनी का पक्ष हो गया, दोनों पक्ष अपने अपने मेज पर आएंगे और अपना अपना प्रस्ताव कि उन्हें क्या क्या चीज करनी चाहिए, दोनों अपने प्रस्ताव एक दूसरे के सामने रखते हैं। कंपनी कहेगी कि मुझे मैं तो इतना दे पाऊंगी, दूसरी तरफ से दूसरे लोग कुछ कहेंगे, तो दोनों के अपने अपने प्रस्ताव होते हैं, दोनों अपने अपने काम करते हैं। सौदेबाजी सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, दोनों पक्ष अपने कुछ मांगों को छोड़ते हैं और कुछ मनवाते हैं। क्या करते हैं, दोनों में से भाई कंपनी वालों ने कहा 10% देंगे, बार वो कहते हैं ट्रेड यूनियन वाले नहीं 10 में तो हम नहीं मानेंगे, तो कहते हैं ना तुम्हारा ना मेरा 15 में कर लो, 15% बढ़ा देना। और दुकान पे जाकर सामान लेकर आते हो ना, तब आप अगर दुकानदार कहता है 500 की, तब आप कहते हो मैं तो 300 दूंगे, तो दोनों मान जाते, कोई ना 400 दे ना तेरा ना मेरा।
होता है ना ऐसा। तो कुछ ऐसा ही होता है, दोनों आपस में मिलकर समझौता कर लेते हैं, कुछ ट्रेड यूनियन वाले कम करते हैं, कुछ कंपनी वाले कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो दोनों में एक समझौता हो जाता है। समझौता, जब दोनों पक्ष किसी एक बिंदु पर सहमत हो जाए, अब दोनों सहमत हो गए कि 15% बढ़ोतरी करेंगे हम आपके वेतन पर, तो क्या हो जाता है, एक समझौता ज्ञापन, एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आपके सामने साइन कर दिए जाते हैं कि भाई हम लिख कर देते हैं इस चीज पर कि हम आपकी 15% है वो आपके सामने जो बढ़ोतरी है उस पर करके देंगे। समझ में आ गया। फिर क्या किया जाता है, क्रियान्वयन, अंत में समझौते की शर्तों को पूरी ईमानदारी से कारखाने पर लागू किया जाता है। और अंत में क्या किया जाता है, जो भी समझौता होता है, क्या होता है, अंत में जो भी समझौता होता है उसमें जो जो शर्तें होती हैं उसको पूरी ईमानदारी से क्या किया जाता है, भाई कंपनी के द्वारा लागू करना भी जरूरी है। क्यों, एमओयू पर साइन करना क्यों नहीं है, लागू भी तो करना पड़ा है। सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत, सद्भावना, दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, दोनों पक्ष एक दूसरे की काम करें। जैसे समस्या का सुलझाना, अब एक तरफ से ट्रेड यूनियन के जो मजदूर हैं वो ट्रेड यूनियन की बात माने और हड़ताल नहीं करें, है ना, और कंपनी वाले उन ट्रेड यूनियन के जो एमओयू साइन करे उसकी बात मानो कर उनकी 15% की बढ़ोतरी करे। तो दोनों तरफ से भाई रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, जैसे ही आपके सामने काम बनता है। लचीलापन, दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़ने की बजाय झुकने रखें। भाई आपने सोच लिया 20% तो 1 रुपये कम बढ़ोतरी को कम कौन करा, मैं तो 19% ही कौन माना, तो कौन बने बात, और कंपनी वाला सोच लिया मैं तो 15% से 1% के ऊपर कौन बढ़ावा, तो कौन बने बात। तो दोनों को भाई झुकना आना जरूरी होता है। एक आपको भी पता है, अगर आप कोई सामान खरीद कर लाते हो तो जितना सामने वाला बताता, भारत में बार्गेनिंग तो चलती है, जितना कहोगे उतना तो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको झुकना आना जरूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी आप ये काम कर पाओगे। परस्पर सम्मान, बातचीत के दौरान सम्मान होना जरूरी है। भाई बातचीत करे तब टेबल पिटने की जरूरी को नहीं, प्यार मिठास से भी बातचीत हो सके, है ना। तो धमकियां वगैरह का प्रयोग नहीं करके, तालाबंदी व हड़ताल का प्रयोग न करें। बातचीत से अगर कोई बात सुलझे तो तुरंत सुलझा दी जाए। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवादों को सुलझाने का सबसे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका होता है। अगर आप सामूहिक सौदेबाजी को अगर निपटाना चाहते हो तो औद्योगिक विवादों के सुलझाने में आपको क्या करना, भाई आराम से जितना हो सके उतना सुलझाने देना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल का जो पेपर होने वाला है उसे समझित आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर